एस्ट्रोगुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सबके साथ ऑडियो के जरिए हम अपनी वीडियो देते रहते हैं। इसलिए देते रहते हैं वीडियो ऑडियो के जरिए ताकि आपको समझ में आ सके। लेकिन आप लोग जिनके अंदर तो जिज्ञासा है वो ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, परंतु जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है या सीखना नहीं चाहते वो स्किप कर देते हैं। जब आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपका वो वीडियो पूरा न समझने के कारण अधूरे ज्ञान तक रह जाता है, सीमित। तो कृपया एक तो अपनी वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको उस विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे एस्ट्रोगुरु चैनल पर सिर्फ वही विषय दिए जाते हैं जिनको कि आप सुने और समझें। ज्योतिष वेदों का नेत्र है, ऐसा वेद वेदांग पुराण भी कहते हैं। परंतु अगर आप एकाग्र होकर के शुद्ध बुद्ध मस्तिष्क को शांत करके उस विषय को सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये ज्योतिष का विषय बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है। प्रायः कोई भी बड़े से बड़ा ज्योतिषी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। ज्ञान की पराकाष्ठा यही है कि वो अपने को अज्ञानी मान करके प्रत्येक शब्द बोलने से पहले तोले और अहंकार छोड़ करके ईश्वर पर आस्था रख के यदि कुंडली का फलादेश करता है तो आपकी जन्म कुंडली ब्रह्म वाक्य बन जाती है। विद्या है, परंतु ये सरस्वती, भगवती, सूर्य नारायण इत्यादि इष्ट की कृपा से ही ज्योतिष सत्य होता है। तो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बड़े जिज्ञासु हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अनावश्यक कमेंट्स देते हैं। परंतु हम उन आवश्यक कमेंट्स को लेते हैं जो आपके लिए भी अच्छे हों और हमारे लिए भी अच्छे हों। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप यदि प्रश्न करते हो, आपके प्रश्न जिज्ञासा अच्छी है, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। ऐसे में आज कुछ प्रश्न आए हैं, हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस किस ने प्रश्न किया है। यदि आप भी प्रश्न कर रहे हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा, लेकिन प्रश्न आपका समुचित हो, जिज्ञासापूर्ण हो और शब्दावली आपकी अच्छी हो तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो एस्ट्रोगुरु चैनल की यह जो वीडियो है आप तक आ रही है। अगर आप सीख भी रहे हैं तो भी आप देखें, अगर आप सीखे सिखाए हैं, आप ज्योतिषी हैं तो भी आप देखें। विद्वान वही होता है जो विद्या का आदर करता है, ज्ञानी वही होता है जो ज्ञान का आदर करता है। तो हम आपका आदर करते हुए आपके प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। तो फटाफट ले लेते हैं हम हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के देखते हैं। रूपा जोशी आप लिखती हैं, प्रश्न करती हैं, गुरुजी यदि पंचमेश हो कर के चौथे स्थान में शुक्र नीच राशि का हो, यानी कि कन्या राशि का, कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, और अगर चौथे स्थान का वृषभ, अगर चौथे स्थान का
वृषभ का शुक्र तीसरे घर के बुध से स्थान परिवर्तन कर रहा हो तो फल बतलाता है क्या? रूपा जोशी जी, क्योंकि आपके मुताबिक आपका जो जन्म लग्न है वो मिथुन है। मिथुन लग्न चौथे घर में कन्या लग्न बन जाता है, पांचवें घर में तुला, तो पंचमेश शुक्र यदि चौथे घर में बैठा हो और चतुर्थेश यदि तीसरे घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत करते हुए, बहुत संघर्ष करते हुए अपने घर गृहस्थी को चलाने में आगे बढ़ना पड़ता है। और ऐसी अवस्था में जो आजकल आगे बढ़ते हैं उनको बढ़ते हुए देख करके लोग टिप्पणी करते हैं, कलंकित करते हैं, तो बस कलंक लगने का भय रहता है। माँ का स्वास्थ्य, श्वास और शुगर इत्यादि को लेकर के समस्याओं से घिरा रहेगा। और चौथे स्थान का स्वामी बुध के साथ स्थान परिवर्तन योग कर रहा है। यह है बुरा नहीं है, परंतु श्वास इत्यादि के लिए नुकसानदेह है। रात को नींद जल्दी नहीं आएगी, नींद ना आने के कारण मानसिक परेशानी बनी रहेगी। उसके बाद प्रश्न है गोपाल श्रीवास्तव, आप लिखते हैं प्रणाम आपको। अगर धनु लग्न की कुंडली में शुक्र कर्क राशि का 8वें हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होता है? पहली बात तो ये खष्ठेश और 10 द्वितीयेश, धनु लग्न कुंडली में शुक्र कर्क राशि का 8वें हाउस में हो तो पहली बात शत्रुओं का विनाश होता है। इससे आमदनी का मालिक अष्टम स्थान पर चला जाए तो धन का खर्च तो बहुत होता है लेकिन आमदनी का योग नहीं बनता। अगर आपकी कुंडली में आयेश खष्ठेश अष्टम बैठा है तो शत्रु तो नष्ट होंगे, न शत्रु होंगे न मित्र होंगे, परंतु आमदनी का जरिया नहीं होगा। और जो व्यापार बिजनेस करेंगे उसमें आपको घाटा भी ज़्यादा होगा। इसलिए अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करें, यह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। दिव्य प्रकाश सिंह, राधे राधे। लेट्स सीखो, कुंडली के कौन से भाव से किस विषय का विचार किया जाता है? लेट्स सीखो, आपने प्रश्न किया है कुंडली के कौन से भाव से किस विषय का विचार किया जाता है। अनेक विषय हैं। देखिए, लग्न से शरीर का, स्वास्थ्य का, रंग, चेहरा मोहरा, गढ़न बढ़न, रोग्य आरोग्य, और दूसरे घर से धन, पारिवारिक सुख, तीसरे घर से भाई बंधु रिश्तेदारों का सुख, चौथे घर से माता सवारी और मकान का सुख, पांचवें घर से विद्या, आंतरिक विद्या, प्रेम और पुत्र इत्यादि का सुख विचार किया जाता है। छठे घर से शत्रु रोग का विचार किया जाता है। सातवें घर से पत्नी पति का, क्योंकि सप्तम स्थान जाया भाव है, यहाँ से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। सप्तमेश के हिसाब से कैसा सप्तम स्थान का ग्रह है, घर है, उसके हिसाब से विचार किया जाता है। 8वें स्थान से मृत्यु के कारणों का विचार किया जाता है। 9वें घर में विद्या का, पिता का, दादा का, धर्म का, कर्म का विचार, 10वें स्थान से कर्म का विचार किया जाता है। पिता का विचार किया जाता है, आकाशीय विचार किया जाता है और दक्षिण दिशा का विचार किया जाता है। 11वें घर से आमदनी का, बड़े भाइयों का विचार किया जाता है।
12वें घर से खर्च का विचार किया जाता है। तो इस तरह से एक एक घर में अनेक अनेक विचार हैं। अनेक अनेक ग्रहों के युति के अनुसार आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए। लेट्स सीखो। मुझे लगता है आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। शीतल लिखते हैं, आपने 4th हाउस में शुक्र का इफेक्ट बिल्कुल सही बताया आपने, मेरा भी है गुरुजी। चलिए धन्यवाद आपको शीतल जी। मनोज कुमार साहू, जय श्री कृष्णा। कौशिक 6, प्रणाम गुरुजी, कृपया आप 12 लग्न के स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक ग्रह की विश्लेषणों करके हम सबको कुछ सीखें, मैं सिखाने में मदद कीजिए गुरुजी। आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर लगता है। कौशिक जी, आप लगातार देख रहे हैं, इसके लिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। और आपको वीडियो देखने में कोताही नहीं करना, क्योंकि हमारे जो वीडियो है वो भिन्न भिन्न स्थिति में, भिन्न भिन्न कुंडली के योग में आपको मिलते ही रहते हैं। और 12 लगन का स्टेप बाय स्टेप यदि आप जानना चाहते हैं तो और वीडियो पड़ी हैं, उनको देखिएगा। वैसे आपको इस पर वीडियो मिल जाएंगी। ऋषि प्रकाश, गुरुजी प्रणाम, मेरे बेटे के लग्न कन्या लग्न है, डेट ऑफ बर्थ ये है। देखिए ऋषि प्रकाश जी, इस समय मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जब भी लाइव आऊँगा तो आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। सोनम, मेरा दूसरे में शुक्र, तुला राशि का। आपका तुला राशि का शुक्र है, तो तुला राशि पुरुष राशि, कहीं ना कहीं यह शुक्र आपका धन का कारक है। सोनम जी, आपके पास धन संपत्ति, वाणी, ज्ञान, विज्ञान, बोलने की कला, मीठे स्वर जरूर होंगे। ठीक है। सुरेश मोहंते लिखते, सभी ग्रहों को कुंडली में घर बदलने का भी एक वीडियो बनाइए। जैसे कि जन्म कुंडली में से कोई ग्रह सूर्य ही हो कि 4 भाव में हो और उसको सूर्य को 11 भाव में रखना हो। ठीक है, आपका भाव हम समझ गए सुरेश महंत जी, जरूर आपको इस पर वीडियो मिलेगा। अनीता पुरिया, सब कुछ है ऐसा ही, सिर्फ मेरे पिता जज नहीं थे बट उनके नाम काफ़ी था। मेरे 4th में बृहस्पति है बट 1 डिग्री का है, साथ में चंद्र भी 28 का है। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सिर्फ मैं धन्यवाद ही दूंगा उत्तर में। अनीता पुरिया ने लिखा 100% सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तरंग, गुरुजी मीन के शुक्र दूसरे घर पर हो तो कृपया क्या उपाय करना चाहिए? मीन का शुक्र दूसरे घर में उच्च का है। उच्च का शुक्र मीन का है। वैसे आपको कोई उपाय करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करें, दही में थोड़ा गुड़ डालें, दही में गुड़ डाल करके शुक्रवार को मंदिर में भगवद अर्पण करके नियम से आशीर्वाद लें। पांडुरंग श्री सूर्यवंशी लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। जी हाँ, तो अष्टम भाव पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? आपने बताया नहीं, मेरा तो अष्टम भाव में वृषभ राशि में शुक्र है। अच्छा, वृषभ राशि में शुक्र बैठा है, 2, 8, 7 लगने शो करके बैठा हुआ है। ऐसी अवस्था में आपका फेस इंप्रेशन
नहीं पड़ पाता अगले पर। आपके जीवन में धन संपत्ति वैभव आदि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ कमी सी फील होगी। निराशावादी विचारधाराएं आती जाएंगी। पत्नी के साथ मनमुटाव होने का भय रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। घर गृहस्थी में आपके अड़चने रहेंगी। शुक्र को उपाय के द्वारा ठीक जरूर करें। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न मैंने चुने और उन प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसके लिए बस इतना ही वीडियो काफ़ी है। आपके और भी प्रश्नों के इंतज़ार में हम रहेंगे। अगर आपके प्रश्न अच्छे हैं तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो एस्ट्रो गुरु चैनल है ये आपको सीखने के लिए बहुत सहयोग देने वाला है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो धन्यवाद है, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो शिक्षा कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। जैसे नाली में पड़ा हुआ सोना भी अपनी कीमत को नहीं खोता, जैसे मल में पड़ा हुआ हीरा, कोयले में पड़ा हुआ हीरा अपनी कीमत को नहीं खोता, वैसे ही विद्या अज्ञानी से भी मिल सकती है पर अभिमानी से नहीं मिलती। अज्ञानी से भी मिल जाती है तो ले लेनी चाहिए। मैं हो सकता है आपको इतनी बड़ी अच्छी विद्या नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरा विषय और मेरा लक्ष्य आपको सिखाने का भी है और साथ में इसी बहाने एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का भी है। यदि आपको सीखना है तो आप प्रश्न ज़रूर पूछें। यदि आपको बताना है तो आप अपनी टिप्पणी में हमें उस विषय में बताएं। तो बस लेते हैं विदा यहीं पर। आप सभी को नमस्कार।